नमस्कार। डीडी एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब के इस चैनल पे मैं पहली बार आ रहा हूँ, इसलिए मुझे आप लोग नहीं जानते होंगे। मेरा परिचय है, लोग मुझे अमित कुशवाहा सर के नाम से जानते हैं। मैंने कई वर्षों तक विभिन्न कोचिंग संस्थाओं में पढ़ाया है और आपसे मैं करंट अफेयर के संदर्भ में मुखातिब हो रहा हूँ। आज है 14 नवंबर। आज दिवाली का दिन है। एक तरह से समझ लीजिए ये दिवाली का बोनस है। और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपको विस्तार से करंट अफेयर पढ़ना हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वन लाइनर पढ़ना हो तो यहाँ पे वन लाइनर संभावना कम ही है, क्योंकि हम चीज़ों को विस्तार से डिस्क्राइब करते हैं जिससे कि आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जाए और किसी न किसी बात को लेके वो रिलेट करके आप एग्जाम में उसको सॉल्व कर लें। अगर वन लाइनर करना है और रटना है तो शायद यहाँ पे आपको निराशा हाथ लगेगी, लेकिन अगर आपको विस्तार से पढ़ना है, किसी भी बात को ले करके थोड़ा डीप में जाना है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत बढ़िया है। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो देखिएगा। अगर पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं। तो आज दिवाली है। दिवाली तो आप लोग मनाते ही हैं, हम भी मनाते हैं। दिवाली को धूमधाम से मनाइएगा। जिन जगहों पे पटाखों पे बैन है तो नियमों को मत तोड़िएगा। नियमों को तोड़ना थोड़ा सा गलत होता है। अगर बैन नहीं है तो धूमधाम से पटाखे जलाइए, लेकिन बच बचा के, शारीरिक क्षति ना हो, नहीं तो फिर शारीरिक के साथ साथ आर्थिक और मानसिक क्षति भी हो जाएगी, पढ़ाई में बाधा आ जाएगी। तो चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सरना संहिता पर प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया? तो अभी झारखंड सरकार ने सरना संहिता पे एक प्रस्ताव पारित किया है जिसका नाम है सरना आदिवासी धर्म कोड। लिख देते हैं, सरना आदिवासी धर्म कोड। सरना आदिवासी धर्म कोड नाम से झारखंड सरकार ने एक बिल पारित किया है। ये क्या है सरना आदिवासी धर्म कोड? इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका संदर्भ किससे है। इसका संबंध आदिवासियों से है। आदिवासियों को क्या नाम है कि समय समय पे प्राचीन काल से ही कभी किसी धर्म में कभी किसी धर्म में मिलाने के प्रयास किया गया। हालांकि ज़्यादातर ये इनको हिंदू धर्म में माना जाता था। हिंदू धर्म क्या, सनातन धर्म। सनातन सरना अलग अलग धर्म है। सरना धर्म एक आदिवासियों से संबंधित धर्म है। आदिवासियों की डिमांड थी कि हमें किसी संप्रदाय किसी धर्म में मर्ज नहीं किया जाए, हम स्वतंत्र हैं, ऑटोनोमस हैं, हमारा जो धर्म है सरना उसको मान्यता दिया जाए और इसके संदर्भ में जो एक कोड है, संहिता है, उसको मान्यता दी जाए। तो इसके संदर्भ में अभी जो एनडीए की सरकार केंद्र में है, जब चुनाव हो रहा था तो उन्होंने एक मैनिफेस्टो जारी किया था चुनाव के समय कि अगर हमारी केंद्र में सरकार बनती है तो हम इस संहिता को लागू करेंगे। हालांकि वो अभी तक ऐसा नहीं किए, लेकिन जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड के चुनाव में मैनिफेस्टो जारी किया तो उन्होंने भी इस बात को रखा। हालांकि वो अपनी बात पे टिके रहे और झारखंड सरकार ने अभी सरना आदिवासी धर्म कोड के नाम से सरना संहिता को पास किया अपने विधानसभा से इसको पास किया। अब ये बिल आगे केंद्र सरकार के पास जाएगा और उनको भी पास करना होगा। आदिवासियों की डिमांड है कि हमको हिंदू धर्म में या फिर किसी अन्य धर्म में न रखा जाए, हम एक स्वतंत्र निकाय हैं, हमको स्वतंत्र रखा जाए। हमारी जो संस्कृति है, हमारी कल्चर है, हमारा रहन सहन, इससे छेड़छाड़ न किया जाए। और क्या है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत की जो पहचान है अनेकता में एकता की, उसको बनाए रखा जाए। तो इसी बात को लेकर आदिवासियों ने कई वर्षों से आंदोलन किया, जिसका परिणाम ये रहा कि अब झारखंड में आदिवासी
के आदिवासियों से रिलेट करके सरना आदिवासी धर्म कोड को लागू किया गया। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सरना संहिता किस राज्य में लागू किया गया, तो इसका आंसर होगा झारखंड। दूसरी बात, अगर पूछता है कि सरना आदिवासी धर्म कोड किससे संबंधित है, तो इसका संबंध आदिवासियों से है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सरना आदिवासी धर्म कोड क्या है, या सरना संहिता, हाल ही में पास हुआ सरना संहिता किस राज्य से संबंधित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश ने किस भारतीय संस्थान से 3 करोड़ कोविड-19 की वैक्सीन खुराक के लिए समझौता किया है। तो अभी बांग्लादेश ने भारत की एक कंपनी है SII, इसके साथ समझौता किया है कि जब कोविड-19 की वैक्सीन बन जाएगी तो आप हमको 3 करोड़ कोविड-19 की वैक्सीन देंगे। SII का फुल फॉर्म है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ बांग्लादेश ने समझौता किया है 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन के लिए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये इसका मुख्यालय पुणे में है और इसके संस्थापक साइरस पूनावाला थे। संस्थापक साइरस पूनावाला, इन्होंने 1966 में इसकी स्थापना की थी। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है वैक्सीन या टीके बनाना, टीके वैक्सीन इसी को कहते हैं, तथा प्रतिरक्षा की दवाइयां बनाना। तो बांग्लादेश ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता किया है कि अगर आपको जब आप कोविड-19 की वैक्सीन बना लेंगे तो 3 करोड़ का खेप हमारे यहाँ पहुंचा दीजिएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में पुणे में स्थित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसकी स्थापना 1966 में साइरस पूनावाला ने किया था। और इसका प्रमुख कार्य है टीके या वैक्सीन तथा प्रतिरक्षा की दवाइयाँ बनाना। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश भारत के उत्तर पूर्व में स्थित भारत से अलग हुआ एक देश है। पूर्व में इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1971 में यह देश अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया भारत की सहायता से ही। हम अगर मैप बना के देखें तो ज्यादा समझ में आएगा। भारत ने इसको 3 तरफ से लैंड से घेरा हुआ है। इधर है पश्चिम बंगाल, पांच राज्यों ने इसको टच किया है। इधर मेघालय, असम, इधर त्रिपुरा, मिजोरम। अगर एग्जाम में पूछ ले कि बांग्लादेश को भारत के कितने राज्यों ने स्पर्श किया है, भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से संबंध रखती हैं, तो 5 राज्य हैं। पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, बांग्लादेश है ये। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा है टका। अगर वहां के प्रधानमंत्री का नाम पूछ ले तो शेख हसीना जी हैं। एग्जाम में इतना ही पूछता है अन्य देशों के संबंध में। और यहाँ पे सुंदरबन का डेल्टा है इधर ही क्षेत्र में। ये भारत से ही अलग अलग हुआ राज्य है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 से 23 के लिए आईपीयू का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आईपीयू का अर्थ है इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन। हाल ही में आईपीयू का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आईपीयू का अर्थ है, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन, अंतरराष्ट्रीय संसद संघ। अंतरराष्ट्रीय संसद संघ इसका पूरा नाम है और इसकी स्थापना हुई थी 1889 में। हालांकि इसके संबंध में 31 अक्टूबर 1888 को एक बैठक हुई थी और ये बैठक काफी सार्थक रही, जिसके आधार पे 1889 में एक संगठन बनाया गया जिसका मुख्यालय जेनेवा में रखा गया। जेनेवा ये स्विट्जरलैंड में है। तो अच्छा, इसका आंसर है एक देश है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, पुर्तगाल। पुर्तगाल के संसद है ड्यूआर्टे पचेको। ड्यूआर्टे पचेको ये पुर्तगाल के सांसद हैं। पुर्तगाल के सांसद, तो पुर्तगाल के सांसद ड्यूआर्टे पचेको को आईपीयू का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 31 अक्टूबर 1888 को एक मीटिंग बुलाई गई सभी देशों की जो लोकतंत्र को मान्यता देते हैं। लोकतंत्र को मान्यता देने वाले सभी देशों की एक यूनियन बनाया गया, एक संगठन बनाया गया 1889 में। इसमें सभी वो देश हैं जो लोकतंत्र का समर्थन करते हैं और इसका प्रमुख कार्य है लोकतंत्र को बनाए रखना और लोकतंत्र की जवाबदेही को बनाए रखना। आईपीयू का मेन लक्ष्य है लोकतंत्र को बनाए रखना और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करना। हालांकि जो राष्ट्र लोकतंत्र का पालन नहीं करेंगे उनके लिए ये कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि सभी स्वतंत्र हैं इसमें, इससे जुड़ने के लिए और इससे अलग होने के लिए। जैसे कि मान लेते हैं भूटान में लोकतंत्र नहीं है, तो अब ये ऐसा नहीं है कि ये जबरदस्ती वहाँ पे जाके भूटान में लोकतंत्र को लागू करेगा, तो ऐसा नहीं है। मतलब जिन जिन राष्ट्रों में लोकतंत्र है और जिन जिन देशों ने यहाँ पे इस ट्रीटी पे साइन किया, हस्ताक्षर किया है, वो इस ट्रीटी के, वो इस संगठन के सदस्य हैं और इन राष्ट्रों में लोकतंत्र को सुनिश्चित करने के लिए और लोकतंत्र की जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए ये संगठन है। और हालांकि सभी स्वतंत्र हैं, किसी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। यूनियन है तो यूनियन के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि कोई राष्ट्र या फिर जो इस यूनियन में वर्चस्व पे होगा वो चाहे तो किसी राष्ट्र पे थोड़ा सा दबाव बना सकता है। अगर उस राष्ट्र को लगता है कि हमारे ऊपर दबाव बन रहा है तो वो अपने आप को इससे हटा लेगा, जरूरी नहीं है। तो ये था आईपीयू, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे ड्यूआर्टे पचेको, ये पुर्तगाल के सांसद हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की नवसृष्टि शिक्षा नीति 2020 नवयुग का अभिनंदन नामक पुस्तक का लोकार्पण किसने किया? ये नाम थोड़ा सा लंबा है। भारत की नवसृष्टि शिक्षा नीति 2020 नवयुग का अभिनंदन। अगर एग्जाम में पूछे नई शिक्षा नीति से संबंधित पुस्तक का लोकार्पण किसने किया, या फिर डायरेक्ट पूछ ले कि भारत की नव शिक्षा नीति 2020 नव सृष्टि का लोक अभिनंदन, नवयुग का अभिनंदन, तो आपका आंसर होगा भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक साहब ने इसका लोकार्पण किया। रमेश पोखरियाल निशंक, ये भारत के शिक्षा मंत्री हैं
नव सृष्टि, भारत की नव सृष्टि शिक्षा नीति 2020 नवयुग का अभिनंदन। इसका संबंध नई शिक्षा नीति 2020 से है। जो नई शिक्षा नीति 2020 में बनी है, इसी से संबंधित है ये। और इसका लोकार्पण रमेश पोखरियाल साहब ने किया है। और अगर ये पूछे कि इसको किसने संकलित किया, तो इसका संकलन PRSI ने किया। PRSI ने इस पुस्तक का संकलन किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए ब्रिक्स वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो अभी रसिया ने ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय गवर्नरों की मीटिंग की अध्यक्षता की। इसका आंसर होगा रूस। ब्रिक्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो जान लीजिए। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसमें कुल 5 सदस्य देश हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में हुए केंद्रीय मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की अध्यक्षता रसिया ने की, और यह पहली वर्चुअल मीटिंग थी। इस मीटिंग का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि 2020 में ब्रिक्स के जितने भी सदस्य देश हैं, इनकी वित्तीय तथा आर्थिक सहयोग के एजेंडे पर कौन क्या कर सकता है, इसके संबंध में एक मीटिंग थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो 2020 में जो ब्रिक्स देश हैं, इनके आर्थिक विकास के एजेंडे पर बात करना, आर्थिक विकास में सहयोग के एजेंडे पर चर्चा करना था, और इसकी अध्यक्षता की रूस ने। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हालांकि इसमें एक बात और जान लीजिए कि ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी। और भारत की ओर से इसमें भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और केंद्रीय बैंक के गवर्नर श्रीमान शक्तिकांत दास ने इसमें सहभागिता ली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, EOS अर्थ ऑब्जर्वेटिंग सैटेलाइट 01 उपग्रह तथा अन्य 9 अंतरराष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों को किस लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया गया? EOS का मतलब है अर्थ ऑब्जर्वेटिंग सैटेलाइट। ये भारत का उपग्रह है तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय कुछ 9 अंतरराष्ट्रीय ग्राहक उपग्रह थे, जिनको भारत ने पैसे लेकर के लॉन्च किया। इसका लॉन्चिंग हुआ PSLV C49 से। C49 के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया। PSLV का अर्थ होता है पोलर स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। सॉरी, भारत के PSLV C49 के माध्यम से EOS 01 तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों को लॉन्च किया गया। इसका लॉन्च